हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में आज एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। यानी कि पिछले टाइम में, है ना, स्ट्रगल कितने रहे हैं किसी कॉन्टिनेंट के। मेरे कहने का मतलब है यानी कि उसमें जो कंट्रीज है वहां पर, है ना, कितनी कंट्रीज वहां पर सेटअप हैं और कितनी परेशानियां या कितनी समस्याएं उस कंट्री ने देखी हैं, कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया है और किस तरह के मूवमेंट लोगों ने उठाए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। दिस इज मी भारती निमकर और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे बेहतरीन लेसन। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही चीजें पता है हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलती है फॉर अदर नेशंस, है ना, फॉर अदर कंट्री, कि वहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखो, कोई भी जो कंट्री है ना, वो अपने आप से नहीं एक अच्छा देश बना, लोगों ने मिलके उसे बनाया। कई परेशानियों का सामना उस देश ने किया, है ना, कई दिक्कतें वहां पर आई और लोगों ने उसको साथ मिलकर सही किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है ना, हम बिल्कुल हमारे साथ सटा हुआ है। और नेपाल जो है एक बहुत ही, मतलब देखा जाए तो एक बहुत ही कल्चरल नेशन इसको कह सकते हैं हम। कल्चरल मतलब यहाँ पर यहाँ के जो रीति रिवाज वगैरह हैं, है ना, और काफी चीजें हैं जो मतलब काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल ने विटनेस किया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006 में। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल अभी कुछ साल पहले पहले की ही बात है। 2006 में अप्रैल में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल में। तो इस मूवमेंट का जो मतलब था, मूवमेंट का जो एक एम था कि हमें क्यों करना है ना, वो ये था कि ये रीस्टोर करना चाहते थे डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को वापस लाना चाहते थे। क्योंकि नेपाल मेरे ख्याल से एक ऐसा देश है, आप सभी को शायद पता होगा, जो कि राजा इसको रूल करता था, यानी कि किंग, है ना। जैसे कि अभी मैं एक और बात बताऊं तो जो भूटान है, भूटान अभी भी एक किंग के थ्रू रूल किया जाता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि भाई लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, हमें अपने राजा को बदलना है या हमें लोकतंत्र लेकर आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल लाइफ मजे में चल रही है वहां पर शायद नेपाल में ऐसा नहीं चल रहा था। इसलिए यहाँ के लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका मतलब ही ये था कि वो लोकतंत्र लाना चाहते थे। तो नेपाल वाज वन ऑफ दी, कहाँ चली गई हमारी ये पैनकेक, थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैड वन डेमोक्रेसी इन 1990। दैट मीन्स यहाँ पर ये तीसरी लहर थी हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर। क्योंकि मोस्टली आप सभी को पता भी होगा और आप सभी ने पता होगा, देखा तो मैं नहीं बोलूंगी, पढ़ा होगा, है ना, जहां पर हमने ये पढ़ा है, ये चीजें देखी है कि मोस्ट जो नेशन थे, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़े बड़े देश थे, उन सभी को गुलाम बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो जो ये नेपाल है ये भी गुलाम रहा होगा, है ना। पर ये वैसे एक बात बताऊं आपको, तो ये कभी गुलाम रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री को क्रॉस कभी ब्रिटिशर्स कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और यहाँ पर राजाओं का हुक्म हमेशा से चला है, तो राजाओं का ही हुक्म चलता आ रहा था। बस ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे डेमोक्रेसी, कि भाई हमारे देश में भी लोकतंत्र होना चाहिए, हम कब तक राजा के उसमें काम करेंगे, है ना। जिस तरीके से सभी देशों में डेवलपमेंट हो रही है, सभी देश अच्छे से काम कर रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी काम करना चाहिए। तो ऑल्दो जो किंग था वो फॉर्मली रिमेन था, हेड ऑफ द स्टेट, उसे हेड बनाया हुआ था। पर जो रियल पावर थी, है ना, मतलब वो तो कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज करें, हम उसे ही हेड बना के रखेंगे। मतलब लोगों को कहने का मतलब ये था कि हम किंग को ही हेड बना के रखेंगे, लेकिन जो रियल पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देनी चाहिए, ताकि वो लोगों के हित में सोचकर उनके लिए काम करें, है ना। राजा तो क्या है, अपने राजा जैसे हिसाब से काम करेगा, बट बाकी लोग नहीं उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलर स्ट्रगल में क्या रहा, जो एक यहाँ के किंग थे जिनका नाम था बीरेंद्र। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पर ये जो राजा थे बीरेंद्र, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है,
यहाँ प्रॉपर तरीके से मोनार्की नहीं चलेगी, हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर राजा रहेगा एज द हेड और जो रियल पावर्स रहेंगी वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रहेंगी। लेकिन शायद ये चीज किसी को पसंद नहीं आई। तो जो किंग वीरेंद्र थे उनको मार दिया गया मिस्टीरियसली, एक मैस्करे हुआ यहाँ पे, मैसेकर, यानी कि नरसंहार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मिस्टीरियस मैसेकर ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी पूरी फैमिली को 2001 में मार दिया गया, इनका मर्डर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक चेंज को प्रमोट करने जा रहे थे, एक चेंज, एक बदलाव लेकर आने वाले थे, बट शायद जो दूसरे लोग नहीं चाहते थे, है ना। किंग ज्ञानेंद्र आए। अब वो डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि भाई ठीक है हम लोग डेमोक्रेटिक रूल चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो ज्ञानेंद्र जी कहते नहीं ठीक है हम लोग किंग वाला ही रूल चलाते हैं, हम हमें डेमोक्रेटिक रूल नहीं चलाना। तो इन्होंने इस बात का एडवांटेज लिया ऑफ द वीकनेस एंड पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब उन्हें यहाँ पर ये दिख रहा था कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उसको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग डेमोक्रेसी का क्या कर रहे हैं, मतलब उसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी यहाँ पर। ठीक है, तो उसको लगा कि मुझे इसका ना फायदा उठाना चाहिए, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, और मैं फिर यहाँ पर जो वो चल रही है, मोनार्की चल रही है, मैं मोनार्की को ही कंटिन्यू करूंगा, तो मैं डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहता। तो इन फेब 2005 किंग डिसमिस्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। अब ये किंग थे, इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। ठीक है, और इन्होंने जो जितनी भी पूरा पार्लियामेंट बैठा था उस सबको मतलब निकाल दिया, खत्म कर दिया, और वापस से जो क्या था, जो किंग मोनार्की थी वो वापस से स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जो सारी यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट की, इन्होंने 7 पार्टी अलायंस स्टार्ट किया एंड कॉल फॉर 4 डे स्ट्राइक इन काठमांडू। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं चेंज, है ना, अब हमें चाहिए डेमोक्रेसी। तो अब लोग उसकी एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया, 7 दिन की उन्होंने स्ट्राइक की, यानी कि हड़ताल की, कहाँ पर, काठमांडू में। इस प्रोटेस्ट ये जो था, तो ये एक बहुत ही इनडेफिनेट स्ट्राइक में बदल गई, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला, इन विच जो माओइस्ट थे, इंसर्जेंट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंड हैंड्स। माओइस्ट कौन थे, मतलब ये वो लोग होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, और ये ग्रुप के वो लोग होते हैं जो अपने ही देश में रह के अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इन सब ग्रुप्स ने मिलकर आपस में हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद क्या हुआ, पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू दी स्ट्रीट, है ना। अब वो वहां से निकलकर कहाँ चले गए, स्ट्रीट्स में चले गए। तो द सिक्योरिटी फाउंड कि जो themselves unable to take on more than 1 lakh people to gather almost every day and demand restoration of democracy। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो ये देख रही थी कि वो लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, तो उनको चाहिए था कि जो लोग हैं वो मतलब एक दिन में ना 1 लाख लोग ही इकट्ठे हों। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और वो चाहते थे कि भाई हम लोग रोज यहाँ पर इकट्ठे होंगे, पर आप डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर। ठीक है, हमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। फिर क्या हुआ, अप्रैल 21 में नंबर ऑफ जो प्रोटेस्टर थे वो कहाँ पर पहुंच गए, वो कहाँ तक पहुंच गए, 3 से 5 लाख तक। एंड दे सर्व्ड ऑन अल्टीमेटम टू द किंग। अब इन्होंने जो किंग था उसको एक अल्टीमेटम दे दिया कि भैया इतने दिन है तेरे पास, आपको जो काम करना है करो, नहीं तो फिर हम लोग काम करें। और दूसरा, लीडर ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशन मेड बाय द किंग। तो इन्होंने जो कंसेशन, मतलब जो इन्होंने ऑफर किया था, तो वो किंग ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग आपका ये काम नहीं कर सकते, इस डेमोक्रेसी रीस्टोर नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग आए ही इसीलिए हैं कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो दे स्टक टू दैट डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब वो अड़ गए कि भाई हमें तो पार्लियामेंट चाहिए ही चाहिए, पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमें नई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नया संविधान चाहिए, नई असेंबली चाहिए, नई गवर्नमेंट चाहिए जहां पर सारी पार्टीज काम करें। ऑन अप्रैल 24 2006 में क्या हुआ, लास्ट डे ऑफ अल्टीमेटम, जिस दिन लास्ट डे था, द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल 3 डिमांड्स। तो जो किंग था उसको माननी पड़ी सारी शर्तें लोगों की। तो पार्लियामेंट बनाया गया,
ठीक है, लॉज पास किए गए एंड लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो किंग था उसकी सारी पावर्स कम हो गई। तो एसपीए ने चूज किया गिरिजा प्रसाद कोइराला को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गिरिजा प्रसाद कोइराला जी आए, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने। तो इस बीच में क्या हुआ, जो एसपीए पार्टी थी और जो माओइस्ट थे केम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गोइंग टू बी इलेक्टेड। अब इन दोनों ने सोचा कि किस तरीके से जो नया संविधान है और जो असेंबली है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो इस स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल नेपाल में चला, तो इस स्ट्रगल को क्या कहा गया, नेपाल सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो यानी कि इससे पहले भी कोई मूवमेंट चल चुका था, ठीक है, पर जो कि सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत की। इवन मैं कहती हूँ हर देश में ना लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, चीजों को चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से और सभी के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। The struggle of the Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the world। सभी लोग मतलब इंस्पायर हो जाते हैं ना कि हाँ देखो इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया, तो शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिर हम ऐसा ही कुछ स्ट्रगल पढ़ेंगे बोलीविया में और कितिको हचिको मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि पॉपुलर स्ट्रगल बोलीविया में कौन से थे, पर ये कितिको हचिको कहाँ था, ये था कर्नाटका में, यानी कि अपने भारत की बात होगी इसमें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पॉपुलर स्ट्रगल बोलीविया में क्या हो रहा था, बोलीविया एक बहुत ही पुअर कंट्री है लेटिन अमेरिका की। लेटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। साउथ अमेरिका में काफी सारी कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, पेरू है, अर्जेंटीना है ना, काफी सारी कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी। तो बोलीविया उसमें से एक है जो कि एक पुअर कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक जो थे, ये पेन की इंक कहाँ गई, वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर किया टू द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई ऑफ द कोचाबैम्बा टू मल्टीनेशनल कंपनी। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो पानी की सुविधा, जो आप पानी लोगों तक पहुंचा रहे हो ना, इसको गिव अप कर दो और अब इसका काम संभालेगी एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो कंपनी थी उसने इमीडिएट आने के बाद प्राइस इंक्रीज कर दिए पानी के 4 टाइम्स। अब पानी के बिल इंक्रीज हो गए, मतलब पानी तो एक नेसेसिटी और उसके बिल इंक्रीज होना हो जाना तो एक हार्ट अटैक है ना। तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात थी। तो जनवरी 2000 में लेबर, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी लीडर्स, इन सभी ने मतलब 4 दिन की एक जनरल स्ट्राइक की, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनके जो भी इनकी शर्तें थी उनके साथ नेगोशिएट किया। तो गवर्नमेंट अग्री टू नेगोशिएट एंड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। तो स्ट्राइक बंद कर दी गई कि भाई लोग इतना ज्यादा मतलब सड़क पर रहेंगे तो हम लोगों को परेशानी होने वाली है। पर जैसे ही स्ट्राइक बंद करवा दी, क्यों बंद करवा दी, कि बस जो मूवमेंट यहाँ पर चला है उसे रोक दिया जाए, पर कुछ किया नहीं सरकार ने। The police restored to brutal repression when the agitation was started again in February। अब जो पुलिस थी उसने बहुत ही बुरी तरीके से इस मूवमेंट को बंद करवाया, जिस तरीके से याद है आपको जो ब्रिटिशर्स किया करते थे, है ना। ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे कि किसी भी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए या रिप्रेस करने के लिए मतलब लाठी चार्ज किया करते थे, ठीक है, गन्स फायर कर दिया करते थे। तो वैसा ही यहाँ पर पुलिस ने किया। तो अनदर स्ट्राइक जो थी वो अप्रैल में चलाई गई, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ यानी कि आर्मी लॉ। लेकिन जो पावर ऑफ पीपल थी, है ना, फोर्स द ऑफिशियल of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demand of the protester। अब वो जो कंपनी थी, है ना, जो जिसने गवर्नमेंट ने जिसको कहा था कि अब ये आपके सारे वाटर बिल्स वगैरह मैनेज करेगी, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर उस कंट्री को छोड़ दिया। मतलब जो एमएनसी थी वो इतना ज्यादा मजबूर हो गई थी लोगों के प्रोटेस्ट को देख के कि वो पूरी सिटी को देख के भाग गए थे, सिटी को छोड़कर भाग गए थे। और वहां की गवर्नमेंट से उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटेस्टर कह रहे हैं आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रगल था, अब इसमें क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट था एमएनसी का, है ना, वो कैंसिल कर दिया गया वाटर सप्लाई का, ठीक है। और जो म्यूनिसिपैलिटी के पुराने रेट से वो वापस से रीस्टोर किए गए। तो यहाँ पर अब लोग देखो कितने खुशी मना रहे हैं, है ना। पर अब हम बात करते हैं कितिको हचिको मूवमेंट की। तो ये मूवमेंट हमारा भारत में चला, ये 1984 की बात है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट में ये एक किस्सा है जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच का।
और जो हमारे गवर्नमेंट के सॉरी कर्नाटका के लोग थे उनका। तो जो कंपनी थी वो कर्नाटका में जाकर कुछ कैक्टस के पेड़ लगाना चाहती थी, और वहां पर जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे, है ना, 30,000 हेक्टेयर के जो लैंड थी वहां पर, जो कि लोग यूज कर रहे थे फॉर ग्रेजिंग ग्राउंड और फॉर जो भी पर्पस था उनका, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी ने क्या किया कि वो सारे ग्राउंड्स ले लिए, है ना। और किसके लिए लिए, मतलब यूकैलिप्टस उगाना था क्योंकि उनको पेपर बनाना था। तो वो फ्री लिए, ठीक है, लोगों से तो छीन लिया, लोगों का तो लाइवलीहुड खत्म हो गया। तो मच ऑफ दिस लैंड वाज यूज्ड बाय लोकल फार्मर्स एज ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर कैटल। तो वो इसीलिए यूज करते थे भाई, इतनी सारी कैटल हम लोग रियर करते हैं, पालते हैं, उनका इतना इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ग्रेजिंग लैंड भी तो होना चाहिए। तो however जो कंपनी थी began to plant eucalyptus trees on the land and which could be used for making paper pulp। पेपर पल्प बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेड़ उगाना है, और वो पेड़ उगाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो इस तरीके का पेड़ था। तो 1984 में एक मूवमेंट चलाया गया कितिको हचिको, जिसका मतलब था प्लग एंड प्लांट, मतलब तोड़ो और प्लांट करो, ठीक है। तो ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ठीक है, जैसे कि गांधी जी करवाते थे, वेयर जो लोग थे वो प्लग करते थे कैक्टस प्लांट एंड प्लांटेड सैपलिंग ऑफ ट्रीज वर यूजफुल टू द पीपल। तो उन्होंने क्या शुरू किया कि जो प्लांट अंग्रेजों ने लगाए थे उसको उन्होंने प्लग करना शुरू किया, मतलब तोड़ दिया वहां से, और उसकी जगह पर एक नया पौधा लगाया जो उनके यूज में था। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहे थे लोग, है ना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में, या जो ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, वो किस तरीके से मोबिलाइजेशन उनका हो रहा था। अच्छा, नेपाल में और बोलीविया में, ठीक है, यहाँ पर हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि दोनों में स्ट्रगल तो चल रहा था, है ना, मूवमेंट चल रहे थे, पर डिफरेंस यहाँ पर क्या था। सबसे पहले जो मूवमेंट नेपाल में था वो इसलिए चलाया गया था कि इनको डेमोक्रेसी स्टेब्लिश रिस्टोर करनी थी, ठीक है। दूसरी साइड बोलीविया में चल रहा था कि वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वहां पर उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। फिर दूसरा क्या था कि जो स्ट्रगल था नेपाल का, वाज अबाउट फाउंडेशन ऑफ द कंट्री पॉलिटिक्स की, मतलब कि तुम डेमोक्रेसी लाओ, कम से कम उसको फाउंड तो करो, उसकी स्थापना तो करो, तभी तो आगे वो चीज आएगी। बोलीविया में जो स्ट्रगल था इन बोलीविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी, पॉलिसी के ऊपर था वो, वाटर बिल एंड ऑल ये सब, है ना। अब इसमें सिमिलैरिटी क्या थी, सिमिलैरिटी आई थी कि both these instances of political conflict that led to popular struggle। तो यहाँ पर एक जो राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट था, राजनीतिक मतभेद था, ठीक है, जिससे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्ट्रगल थे वो सामने आए। बोथ केसेस एंड स्ट्रगल इन्वॉल्व मास मोबिलाइजेशन, काफी सारे लोग मिलकर स्ट्रगल को, इस मोबिलाइजेशन को दिखा रहे थे, यहाँ पे उसको परफॉर्म कर रहे थे। तो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास सपोर्ट क्लिंच द डिस्प्यूट। अब पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था लोगों को, मतलब यानी कि मुद्दे सही उठाए गए थे। अब मुद्दे सही उठाए गए तो जिससे लोगों को सपोर्ट मिला, है ना, और इनके जो स्ट्रगल थे वो आगे सक्सेसफुल हुए। तो बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर यही दिखाया गया है कि दोनों कंट्रीज में कि जो इनकी सरकारें थी उनको इन दोनों कंट्रीज के लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये हमारी सरकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, ठीक है। इसके बाद इट इज पॉसिबल दैट सम इनसिग्निफिकेंट डिसीजन, मतलब कुछ गलत या कुछ सही ना, बिल्कुल सही तरीके से जो डिसीजन लिए गए थे वो गलत हो, है ना, मतलब जबरदस्ती लगाए गए हों, और मे बी वो कोई कॉन्फ्लिक्ट उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज ग्रुप्स हु हैव एक्सरसाइज पावर एंड दोज हु एस्पायर फॉर अ शेयर इन पावर। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे, एक पावर एक्सरसाइज कर रहा था एक ग्रुप, और दूसरा एक एस्पायरिंग ग्रुप था, वो चाहता था कि उसे पावर में शेयर मिले, है ना, ताकि कुछ चीजें उनके हिसाब से भी हो, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब दीज मूवमेंट्स केम व्हेन जो कंट्री थी गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, है ना, यही चल रहा था, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेपाल जैसे अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, पहले मोनार्की चलती थी, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। अब मोनार्की चल रही है तो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होना बहुत समय वाली बात है। तो वो एक ट्रांजिशन फेज था, यानी कि आप एक चीज को छोड़ के दूसरे फेज में एंटर कर रहे हो, तो उसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, जिसमें आपको डेमोक्रेसी को बढ़ाना भी है, डेमोक्रेसी को गहरा भी करना है, और कुछ अच्छी चीजें भी करनी है।
But sometimes it is possible that जो conflict is resolved by using the existing institution like the parliament or the judiciary. तो यहाँ पर जो conflict था वो resolve किया जा सकता था judiciary के थ्रू, है ना, ताकि चीजें आसानी से और अच्छे से हो सकें। लेकिन यहाँ पे एक डीप डीप डिस्प्यूट था, मतलब एक गहरा यहाँ पर तनाव था। वो क्या था? लड़ाई थी। वेरी ऑफन जो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं themselves गेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, मतलब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ये मुश्किल से ही या कभी कभार ही किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं, इनको नहीं होना चाहिए। अब द रेजोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल, मतलब ये रेजोल्यूशन जो चीजें हम बदलाव चाहते थे अपने देश में, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, है ना, तो वो जो चेंज था वो बाहर से आया लोगों के अंदर। ठीक है। डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल में जो नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी, फिर प्रेशर ग्रुप्स आ रहे थे और मूवमेंट ग्रुप्स आ रहे थे, है ना। तो मतलब नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी डेमोक्रेसी में। तो वन बाय वन इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब पीछे चलते हैं जहां पर हमने देखा जो स्ट्रगल थे वो सक्सेसफुल रहे। और हमने ये नोट किया यहाँ पर कि जो लोग स्ट्राइक पर आए थे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर, कि मतलब हम कभी बंद नहीं करने वाले, वो किसने दी थी? वो एसपीए ने दी थी और सेवन पार्टी अलायंस ने दी थी नेपाल में। ठीक है। दूसरा, ये जो अलायंस था इसमें कुछ बिग पार्टीज इन्वॉल्व थी, है ना, पार्लियामेंट में। लेकिन जो एसपीए थी, सेवन पार्टी अलायंस अलाइनमेंट जो था या अलायंस था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, है ना। मतलब और उसके पीछे कोई बहुत पब्लिक नहीं लगी हुई थी, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने मिलकर ऐसा किया कि भाई हम लोग ऐसा चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को लोकतंत्र को लाना ही पड़ेगा, लोकतंत्र रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्वाइन किया, जिसे माओइस्ट कहते हैं, विच डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, फिर भी उन्होंने उसको ज्वाइन किया क्योंकि शायद ये सही कह रहे थे। तो ये जो पार्टी थी वाज इन्वॉल्व in an armed struggle against Nepali government and had established control over large part of Nepal। तो ये आर्म्ड था, आर्म्ड स्ट्रगल था, यानी कि आपके पास कुछ गन्स वगैरह जो भी होती हैं वो थी, यानी कि हथियार लेके स्ट्रगल करने आए हो, ठीक है, जिससे सरकार शायद डर गई थी। अभी जो स्ट्रगल था इसमें इन्वॉल्व थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि इंडिजीनियस पीपल। या इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं? जो उसी देश से बिलोंग करते हैं। टीचर्स, लॉयर, ह्यूमन राइट ग्रुप, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। बोलीविया में क्या चल रहा था? मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में ही। तो जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलीविया वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर एक डिफरेंस यहाँ दिख रहा है कि जो नेपाल था, नेपाल के अंदर जो टेस्ट किया जा रहा था वो पॉलिटिकल पार्टी ने किया, सेवन पॉलिटिकल अलायंस, सेवन पार्टी अलायंस जो था। लेकिन बोलीविया में ये जो स्ट्रगल किया जा रहा था, मूवमेंट चल रहा था, ये लोगों ने किया था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था। तो इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं फेडेकोर, यानी कि फेडरेशन डिपार्टमेंटल कोचाम्बा डी रीजन्स। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ये देखो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? लोकल प्रोफेशनल इंक्लूडिंग इंजीनियर और एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद ये लोगों को सपोर्ट किया किसने, या मूवमेंट को सपोर्ट किया किसने? सोशलिस्ट पार्टीज ने, है ना। तो 2006 में जो पार्टी थी जो कि बोलीविया में आई, है ना, उसमें कौन कौन थे? स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोचाम्बा, फेडरेशन ऑफ फार्मर, फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये सभी इन्वॉल्व थे इन सब कामों में। अब जो पॉलिटिक्स है ना, देखो यहाँ दो तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा है नेपाल के केस में और बोलीविया के केस में। ये पहला डायरेक्ट वे और दूसरा इनडायरेक्ट वे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दोनों को। तो दिस इज डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है कि या तो हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन कराएं, या फिर गवर्नमेंट को बनाएं। बट जो हर नागरिक है डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली, कोई भी नागरिक डायरेक्टली इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दे मे नॉट हैव द डिजायर, या तो मन की इच्छा नहीं हो सकती, या फिर कोई स्किल नहीं हो सकता कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। दिस कुड बी डन बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रुप।
है ना? जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है, फिर वो उस सरकार के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो सम टाइम पीपल डिसाइड, वो ये सोचते हैं कि हमें साथ में मिलकर कोई एक्शन लेना चाहिए, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए। तो इसको कहा जाता है मूवमेंट ग्रुप, कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हो, आप सभी लोग मिलकर आपस में कोई डिसीजन ले रहे हो सरकार के खिलाफ, तो इसको मूवमेंट ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये हमारा लेसन था, और आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।